गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने पिछले क्लास के अंदर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि आपको प्रूव करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक मान लिया त्रिभुज है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में किसी एक साइड, मतलब हमने ए बी साइड ले ली, इस ए बी जो भुजा है, इस ए बी भुजा के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, ठीक है, ये क्या ए बी का मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, मतलब मध्य बीच का बिंदु है। इस मध्य बिंदु से इस बीसी भुजा के समांतर, ठीक है, दूसरी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो तीसरी भुजा को भी समान भागों में विभाजित करती है। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, और इसमें आपको वही प्रमेय काम में लेनी है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जो आपने पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में अध्ययन किया था। तो उसी प्रमेय के आधार पर आपको इसे सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए ए डी और डी बी का मतलब द्रव्यमान क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो डी ई भुजा है, ये बी सी भुजा के पैरेलल है, ये भी आपको दिया गया है। अब सिद्ध ये करना है कि ये ई इस ए सी भुजा का मध्य बिंदु होगा, मतलब ई मध्य बिंदु है ए सी भुजा का, या ए ई बराबर होगा ई सी की। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे ज्ञात है या दिया गया ज्ञात है। इसमें लिखेंगे ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। एक तो आपको ये ज्ञात है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब B इस ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, इसका अर्थ ये होगा कि A से D तक और D से लेके B तक का जो खंड है वो क्या होगा, बराबर होगा। ये कह सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि A D बराबर है डी बी के। इसको दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं ए डी और डी बी बराबर होगा, क्योंकि ये डी इस ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, इसलिए। इसके अलावा और क्या दे रखा, और इसके अलावा और क्या ज्ञात है आपको, ठीक है। एक तो आप ये ज्ञात है किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है, तो दूसरी भुजा कौन सी है, बीसी भुजा। इस बीसी भुजा के समांतर खींची गई है ये डीई रेखा, ठीक है। और कहेंगे डीई समांतर है, मतलब पैरेलल है बीसी भुजा के। ये तो आपको ज्ञात है, ठीक है। एक तो एडी बराबर डीबी और डीई समांतर है बीसी के। अब आपको सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, इसमें सिद्ध क्या करना है, तो इसमें आप ये सिद्ध करना है कि जो तीसरी भुजा है ए सी, इसका भी मध्य बिंदु ई है, ठीक है। या कह सकते हैं कि ए ई बराबर ई सी, ये आपको सिद्ध करना है। या इसको हम कह सकते हैं कि ए सी का मध्य बिंदु ई होगा, ठीक है। ये कह सकते हैं, या भुजा ए सी का मध्य बिंदु
का मध्य बिंदु क्या ई होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ए से ई तक का खंड और ई से लेकर सी तक का खंड आपस में बराबर है, सीधी सी बात है कि ये मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गई आपके जो ज्ञात करना है इसके बाद, और एक जो सिद्ध करना है इसके बाद। अब हम आते हैं उत्पत्ति पर। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, ये साफ रहता है प्रश्न को हम अब देखिए उत्पत्ति। अब आपको इसमें दिया गया है प्रश्न के अनुसार ए बी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, कहेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ए बी का मध्य बिंदु कौन सा, डी है। अतः क्या जगह ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। तो अगर ए डी और डी बी आपस में बराबर है, इन दोनों खंडों का अनुपात क्या प्राप्त होगा, आपको एक प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं अतः या इसलिए इन दोनों खंडों का अगर अनुपात निकाला जाए, हम कहेंगे ए डी अपॉन डी बी का मान कितना प्राप्त होगा, दोनों खंडों का अनुपात कितना आएगा, हम कहेंगे एक प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे भाई एक कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ए से डी तक की लंबाई 10 है, तो डी से बी तक की लंबाई भी कितनी होगी, 10 ही होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो 10 अपॉन 10 क्या प्राप्त होगा, 1। ठीक है, अब मान लीजिए ए से डी तक की लंबाई मान लीजिए 20 है, तो डी से बी तक की लंबाई भी कितनी होगी, 20। तो ए डी अपॉन डी बी करेंगे तो जाएगा 20 अपॉन 20, तो कितना प्राप्त होगा आपको, 1। अब मान लीजिए ए से लेकर डी तक की लंबाई x है, तो डी से बी तक की लंबाई कितनी होगी, x। हम कहेंगे x अपॉन x यानी 1, यानी x अपॉन x कितना प्राप्त होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों खंड बराबर है, जैसे कि आपको ज्ञात है कि ए डी बराबर है डी बी के, तो जो लंबाई ए डी की होगी वही लंबाई किसकी होगी, डी से लेके बी तक की होगी। तो इन दोनों खंडों का मान अगर लिख करके अनुपात निकाला जाए, दोनों मान एक जैसे होंगे, वो कट जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 15 मानने में अगर आप, या 15 अपॉन 15 हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए 50 मानते हैं, या मतलब 20 मानते हैं, 20 अपॉन 20, 20 अपॉन 20 क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका मान एक प्राप्त होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक। अब देखिए आपको इसमें यह भी ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, ये भी आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें डीई समांतर है बीसी के। क्यों समांतर है, क्योंकि ये आपको ज्ञात है। ठीक है, ये आपको ज्ञात है, दिया गया है, इसलिए ये समांतर है। अब आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के अनुसार इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाती है, तो शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है।
ठीक है। इसलिए इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, एक समान प्राप्त होगा। ठीक है। अतः आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से या प्रमेय अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ठीक है। इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, इक्वल प्राप्त होगा, एक समान प्राप्त होगा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के अनुसार। अब चूंकि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर AD अपॉन DB का मान आप ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या कर चुके, ज्ञात कर चुके। तो यहाँ पे AD अपॉन DB का मान हम यहाँ 1 पुट कर देंगे, इसके स्थान पर देंगे समीकरण 1 से AD मान रखने पर, स्लाइड कर दीजिए आप, मान रखने पर। ठीक है। यहाँ पे AD अपॉन DB आ रहा, तो AD अपॉन DB का मान कितना है आपके पास में, 1 है, जो कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पहले ही याद कर लिया था। तो यहाँ पर AD अपॉन DB के स्थान पर हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ऊपर साफ हो तो समझ में आ गया। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो AD अपॉन DB लिखा हुआ है, इसका मान कितना है, 1, लिखेंगे 1 इक्वल टू, यहाँ पर गया AE अपॉन EC। अगर आप 1 के नीचे 1 मान लेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू EC। ठीक है, समझ आ गया। और हमको ये चीज सिद्ध करनी थी कि ये जो AE खंड है वो और ये EC खंड आपस में बराबर होंगे। इससे एक चीज सिद्ध होती है कि ये E AC भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है। देखिए, अतः AE बराबर EC है, अतः भुजा AC का मध्य बिंदु E है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो DE रेखाखंड है वो AC भुजा को भी समान 2 भागों में विभाजित करता है। समझ गया। और यही हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्वि भाजित करती है और समान 2 भागों में बांटती है। यही आपने सिद्ध करा था। हमने कह दिया यहाँ पे AE बराबर है EC का। इसका मतलब ये हो गया कि भुजा AC का मध्य बिंदु E होगा, यानी जो DE जो रेखा है वो AC भुजा को समद्वि भाजित करती है, समान 2 भागों में विभाजित करती है। यही आपको सुनता है हैंड्स प्रूफ। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, एक ट्रायंगल है, उसकी किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखो, इसको अपनी भाषा में समझते हैं कि ये एक कोई ट्रायंगल है, एक कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए अभी AB जो भुजा है, जो AB साइड है,
इसका मध्य बिंदु डी है, और जो ए सी भुजा है, मतलब ए सी जो साइड है, इसका मध्य बिंदु हमने ई ले रखा है। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है डी ई, ये इस तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि डी ई समांतर होगी बीसी को। देख किस प्रकार सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है, आपको इसमें दिया हुआ क्या है? इसमें दिया हुआ है कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, जबकि ए सी भुजा का मध्य बिंदु ई है। ये आपको पहले से ही ज्ञात है। देंगे भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन सा? डी। डी है तथा और कौन सी भुजा का मध्य बिंदु दे रखा आपको? ए सी भुजा का। ये जो ए सी भुजा है और भुजा ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई। ये तो हुई जो आपको दिया गया है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम आते हैं सिद्ध क्या करना है। अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो डी ई भुजा है इस बी सी भुजा के समांतर होगी, इसके पैरेलल होगी। देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमारे को? हमें सिद्ध करना है कि डी ई पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी इसके बी सी भुजा। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सिद्ध करेंगे। अब हम आते हैं उत्पत्ति के चरण, जिसके अंदर हम ये सिद्ध करेंगे कि ये डी ई और बी सी आपस में समांतर है। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति। अब देखिए आपको इसमें ये दिया गया है कि ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, देखेंगे ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया इससे पहले वाला लगभग उसी से मिलता जुलता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन सा? डी। ठीक है, मध्य बिंदु डी है, अतः क्या जगह ए डी बराबर होगा डी बी के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए ए से डी तक की लंबाई और डी से लेके बी तक की जो लंबाई होगी वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी। हम कह सकते हैं ए डी बराबर डी बी होगा। तो ऊपर साफ कर इसका समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए जब ए से डी तक और डी से बी तक की लंबाई एक समान है तो इन दोनों खंडों का अनुपात अगर निकाला जाए कितना प्राप्त होगा? आपको कितना प्राप्त होगा? 1। ठीक है, लेंगे ए डी बराबर डी बी है, इसलिए इन दोनों का अगर अनुपात निकाला जाए मतलब ए डी अपॉन डी बी अगर ज्ञात किया जाए तो कितना प्राप्त होगा? आपको 1 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ए डी की लंबाई 10 है तो डी बी की लंबाई भी क्या होगी? 10। तो 10 अपॉन 10 यानी 1। इसी प्रकार ए से डी तक की लंबाई मान लीजिए x है तो डी से बी तक की लंबाई भी कितनी होगी? x होगी। तो x अपॉन x यानी 1। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त
हो गया, मतलब पहला समीकरण बन गया। बोलेंगे इसी प्रकार भुजा, ये जो AC साइड है, ये AC भुजा है, इसका भी मध्य बिंदु क्या E है। यानी इसी प्रकार भुजा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु E है। इस AC साइड का जो मध्य बिंदु है वो कौन सा E है। अतः क्या हो जाएगा इसके अंदर भी AE बराबर होगा EC के, मतलब A से E तक की जो लंबाई होगी वही लंबाई E से लेके C तक की होगी। इन दोनों खंडों का अनुपात भी कितना प्राप्त होगा, 1। इन दोनों का अगर अनुपात निकाला जाए AE और EC का, तो भी कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए कहेंगे इसलिए AE अपॉन EC बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2। भाई सीधी सी बात है, ये दोनों खंड बराबर हैं, इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, 1। इसी प्रकार ये दोनों खंड बराबर हैं, इन दोनों खंडों का अनुपात भी कितना होगा, 1। क्योंकि जो ऊपर वाले खंड का मान होगा वही मान नीचे वाले खंड का होगा, तो दोनों मान ऊपर से लिखेंगे तो कट जाएंगे दोनों, क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इन दोनों का मान भी 1 प्राप्त हो गया। तो समीकरण फर्स्ट में AD अपॉन DB बराबर भी 1 और समीकरण सेकंड में AE अपॉन EC बराबर भी 1 प्राप्त होता है। लेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, लेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 में AD अपॉन DB का मान कितना, 1 और AE अपॉन EC का मान भी कितना, 1। इसका अर्थ ये हुआ कि AD अपॉन DB बराबर हो गया AE अपॉन EC के, दोनों का मान एक ही प्राप्त होता है। तो लिखेंगे AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC, क्योंकि इसका भी मान कितना आगा, 1 और इसका भी मान कितना आगा, 1। इसलिए हम लिख दिया AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। अब देखिए यहाँ पर दो भुजाओं के खंडों का अनुपात बराबर प्राप्त होगा, मतलब AD अपॉन DB और ऐसे ही AE अपॉन EC। तो आपको एक मैंने प्रमेय बताई थी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, तो उसी का विलोम भी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, देखेंगे यह कर लेते हैं हम। अतः आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से मतलब उस प्रमेय को अगर हम उल्टा काम में ले, विपरीत तरफ से काम में ले, तब त्रिभुज ABC में DE समांतर होगी BC के। ठीक है, चलेंगे DE समांतर होगी किसके, BC के, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है, हैंस प्रूफ या इति सिद्धम। हमको यही दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मैं समझता शायद समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
नमस्कार।